पॉलिनेशन के लिए बार बार हमने वही कहा जो नेचुरल मेथड्स हैं। एक तो हनी बीज अपने बागों में पालो या घरों में पालो, और दूसरा आप पॉलिनाइजर्स जिसमें चाहे गोल्डन डिचस है, क्रैब है, या वैराइटीज़ जो मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ हैं, कोई भी दो वैराइटी जो एक साथ फ्लावरिंग में आती हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। उस PGR का भी अभी हमने कभी यूनिवर्सिटी ने अभी रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हैं। एक साल ये सारा लगेगा तो दूसरे साल कोई भी फ्रूट नहीं लगता। ये सही बात आपने बताई कि तकरीबन 7 लाख फैमिलीज़ जो हैं कश्मीर में हार्टिकल्चर के साथ ये वाबस्ता है, क्योंकि जब आप विथ फोर्स छिड़कते हो दवाइयाँ तो पंखड़ियाँ गिर जाती हैं, पेटल्स गिर जाते हैं, तो ये जो हनी बीज है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। डिजीज़ का इस साल लगता है कि ज़्यादा खतरा है, इसलिए क्योंकि मौसमी हालात ख़राब हो गई, और जब बारिश नहीं पड़ेगी तो 15-20 दिन के बाद ही आप ये स्प्रे कर सकते हो, फंजिसाइड स्प्रे। लेकिन एक घंटे 2 घंटे भी अगर दिन में धूप निकलेगी तो ये 2-4 दिन का ही बेसिकली टाइम होता है पॉलिनेशन का। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर घर हर अफराद हार्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है, और हार्टिकल्चर को कश्मीर इकॉनमी की बैकबोन भी कहा जाता है। तो ये जो हार्टिकल्चर एक्टिविटीज़ है ये अब शुरू होने जा रही है, तो किस तरह की गाइडलाइंस है, किस तरह की डायरेक्शंस हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है यहाँ की फार्मर कम्युनिटी को, हमने मुनासिब समझा है कि डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर ज़हूर साहब से बात की जाए। उनको हार्टिकल्चर का एक्सपर्ट भी माना जाता है। ज़हूर साहब, थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे तकरीबन हर घर हार्टिकल्चर से जुड़ा है, तो ये जो हार्टिकल्चर की एक्टिविटीज़ है आर अबाउट टू बिगिन, तो किस तरह की डायरेक्शन से, किस तरह की गाइडलाइन से यहाँ की फार्मर कम्युनिटी को? ये सही बात आपने बताई कि तकरीबन 7 लाख फैमिलीज़ जो हैं कश्मीर में हार्टिकल्चर के साथ ये वाबस्ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा चूँकि एप्पल की प्रोडक्शन ज़्यादा तकरीबन 20 लाख मीट्रिक टन है, इसी के एप्पल क्या निकलता है, तो एप्पल के बारे में लोगों को ज़्यादा एहसास रहना पड़ता है और रहते भी हैं। तो इसमें ज़्यादा जो अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है डिजीज़ का इस साल लगता है कि ज़्यादा खतरा है, इसलिए क्योंकि मौसमी हालात ख़राब हो गई, और जब बारिशें ज़्यादा पड़ती हैं और मौसम ठीक नहीं रहता तब खासकर स्केब के फैलने का ज़्यादा एहतमाल रहता है। तो इस सिलसिले में मतलब तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वो जो भी एडवाइजरीज़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट या सोकास्ट देता है उस पर अमल करें, और बार बार हमने ये कहा कि जब मौसम ठीक रहता है तो डिजीज़ भी कम लगती है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो डिजीज़ ज़्यादा लगती है। तो इसमें जब मौसम ठीक रहेगा, बारिश नहीं पड़ेगी, तो 15-20 दिन के बाद ही आप ये स्प्रे कर सकते हो, फंजिसाइड स्प्रे। लेकिन जब बारिशें हो तो वो वक्फा कम करना चाहिए, 10-12 दिन से ज़्यादा वक्फा नहीं देना चाहिए, तो 12-12 दिन के बाद ही दवाई छिड़कनी चाहिए। तो अभी जो स्टेज इस वक्त चल रही है तो बहुत सारे इलाकों में इस वक्त फ्लावरिंग स्टेज है, तो और लेकिन जो हमारा बालाई इलाका है, किसी जगह पिंक बर्ड स्टेज होगा और किसी जगह अभी वो जिसे कहते हैं ग्रीन टिप स्टेज होगा, जो ज़्यादा हायर बेल्ट से है। तो इसमें जो दवाइयाँ लगती हैं वो स्टेज के हिसाब से होती हैं, न कि डेट के हिसाब से। तो पिंक बर्ड स्टेज वाले जो भी रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं तो वो लगानी चाहिए। और इस साल हमने ये उसमें ये नीड बेस्ड रखा है कि अगर फ्लावरिंग में मौसम ख़राब हुआ, बारिशें हुई, तो इसमें भी हमने इसमें दवा पाशी रखी है। तो वो दवा पाशी करते वक्त उनको एक चीज़ का एहतमाल करना चाहिए कि ज़्यादा जो फोर्स के साथ नहीं छिड़कना चाहिए, मिस्ट छिड़कना चाहिए। और उसमें उसकी एक ख़ास वजह है, क्योंकि जब आप विथ फोर्स छिड़कते हो दवाइयाँ तो पंखड़ियाँ गिर जाती हैं, पेटल्स गिर जाते हैं, तो ये जो हनी बीज है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। और साथ साथ में ये भी जब बारिशें होती है या मौसम ख़राब होता है या टेम्परेचर लो होता है तो हनी बीज का निकलना मुश्किल होता है, इसकी वजह से फ्रूट सेट कम होता है। तो लेकिन अभी धूप निकली है, जो ही 1 घंटे 2 घंटे भी अगर दिन में धूप निकलेगी तो ये 2-4 दिन का ही बेसिकली टाइम होता है पॉलिनेशन का। अगर 2-4 दिन मौसम ठीक रहा तो पॉलिनेशन ठीक होती है। अगर इन्हीं 4 दिनों में मौसम ख़राब हुआ तो फिर फ्रूट सेट पर काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस साल मौसम ख़राब हुआ लेकिन बीच बीच में धूप भी निकली, तो हनी भी एक्टिविटी भी हमें अच्छी खासी फील्ड में नज़र आई, तो इतना असर शायद नहीं पड़ेगा खासकर प्लेन इलाकों में। लेकिन जो हायर बेल्ट्स हैं वहाँ अभी चूँकि अभी पिंक बर्ड है, अभी वहाँ फ्लावर्स बाहर नहीं निकले हैं, तो
तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ फ्रूट से ठीक ही होगा अगर मौसम ठीक हो जाएगा। आपने कहा कि अभी फ्लावरिंग स्टेट है और इम्पॉर्टेंट स्टेज भी माना जाता है, तो इस स्टेज में अब ये जो फार्मर कम्युनिटी है, ये फ्रूट कम्युनिटी है, मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल कर रही है। रिसेंटली अब FGP का हमने सुना कि क्या वो रिकमेंडेड वो सारी दवाएं जो इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिनेशन के लिए बार बार हमने वही कहा जो नेचुरल मेथड्स हैं। एक तो हनी बीज अपने बागों में पालो या घरों में पालो, और दूसरा आप पॉलिनाइजर्स जिसमें चाहे गोल्डन डिचस है, क्रैब है, या वैरायटी जो मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज़ हैं, कोई भी 2 वैरायटी जो एक साथ फ्लावरिंग में आती हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उनको अपने ही बागों में मतलब परमानेंट पॉलिनाइजर्स रखने चाहिए, या अभी कुछ बागों में वो 1-2 टहनियों पर 1-2 ब्रांचेस पर वो लगाते हैं, क्रैब की शाख लगाते हैं, गोल्डन डिचस की या ग्रीन स्मिथ की लगाते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन जो इस साल पिछले 2-4 साल से हम देख रहे हैं कि लोग टहनियाँ काटते हैं महाराजी की या अमेरिकन की या किसी और की, फिर लेते हैं बागों में, वो कोई ऐसी वायबल प्रोसेस, वो लगता है 2 प्लांट्स हो, 3 प्लांट्स से तो वहाँ चलेगा। लेकिन कमर्शियल स्केल पर आपके पास 10 कनाल हैं घर में या 20 कनाल हैं, फिर आप टहनियाँ काटोगे फिर वहाँ लगाओगे, तो वो कोई वायबल सोल्यूशन नहीं है। और PGR का अभी हमने कभी यूनिवर्सिटी ने अभी रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी हैं। एक साल ये सारा लगेगा, दूसरे साल कोई भी फ्रूट नहीं लगता। तो उसमें वो मसला इस साल खासकर वो देखने में है कि जिनने पिछले साल वो छिड़का था तो इस साल तो बिल्कुल ही फ्रूट सेट उसमें नहीं लगा, तो और फ्रूट का साइज़ है वो बहुत छोटा रहता है, फिर आपको गैर ज़रूरी तौर पर न्यूमरस न्यूट्रिएंट्स उसको छिड़कने पड़ते हैं, तो खर्चा उसमें काफ़ी बैठता है। तो बेहतर ये है कि हम नेचुरल मेथड्स का इस्तेमाल करें, और वो ठीक है। खासकर जो हमारे हाई डेंसिटी लाग रहे हैं तो उसमें तो हम उसके बगैर तो बिल्कुल सब्सिडी नहीं देते। हम देखते हैं कि उसने पॉलिनाइजर्स लगाई भी है कि नहीं, तो पॉलिनाइजर्स 10% कम से कम 100 प्लांट्स में से 10% पॉलिनाइजर लगाए चाहिए। तो हाई डेंसिटी बागों में है, लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल ऑर्चर्ड्स हैं उनमें नहीं है। तो हर साल हम कहेंगे कि एक शिकायत रहती है ये जो डुप्लीकेट पेस्टिसाइड्स है, तो क्या इस पे वो जो हम कहेंगे कि शिकंजा कसा जा रहा है? डुप्लीकेट पेस्टिसाइड्स का एक सिंपल इलाज है, एक सिंपल, अगर वो लोग इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा। वो ये है कि लोग जो रिकमेंडेड फंजिसाइड्स हैं वही इस्तेमाल करें। रिकमेंडेड फंजिसाइड्स में हम पिछले 5-8 साल से देख रहे हैं जो हमारे शेड्यूल में आते हैं, तकरीबन 98% जो रिजल्ट्स हैं वो क्लियर आते हैं, साफ आते हैं। 1-2% कभी कभी इसमें 1-2% जो इसमें मिसब्रांड आते हैं, लेकिन जब हम फिर रिटेस्ट के लिए भेजते हैं वो भी ठीक आते हैं। यानी वो दवाई हैं जिन पर गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस है और लोगों को भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो अभी जो मिसब्रांड आप अखबारों में देखते हैं, फिर आप अगर उसको चेक करोगे, क्रॉस चेक, ये कौन सी दवाई, वो रिकमेंडेड नहीं होती है। मैं पूरे वसूख के साथ ये कहता हूँ, वो रिकमेंड होती ही नहीं। पिछले 5-8 एक आध होता है कभी कभी, बहुत ही कम। तो एक तो यह करना चाहिए कि सिर्फ रिकमेंडेड दवाई ही लगाएं जो हमारी किताब में, और टाइम पर लगाएं, और इसी जगह उसी कंसंट्रेशन के साथ लगाएं जो उसमें लिखा है। और दूसरी चीज़ जो फार्मर कर सकता है कि आज कोई भी जो डीलर है वो विथआउट टेस्ट रिज़ल्ट बेच ही नहीं सकता है। ये उसके लिए मतलब ज़रूरी है कि वो टेस्ट रिज़ल्ट लाए, बाद में वो दवाई बेचे। तो अगर आपने 10,000 या 20,000 या 5,000 की दवाई किससे लेते हो तो उसके टेस्ट साथ ले जाओ, उससे उसके टेस्ट रिपोर्ट उसका साथ ले जाओ। आज तो मतलब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, या फोर्ड स्टेट उससे ले लो या अपना स्क्रीनशॉट उसमें उठाओ। वो टेस्ट रिज़ल्ट में हर एक चीज़ लिखी होती है, इसमें साल्ट कौन सा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ है, इसमें एक्सपायरी डेट कहाँ है। तो ये चीज़ आपके पास एक प्रूफ है। हाँ, अगर उसके पास नहीं है तो मत ले लो वो दवाई, वो मैंडेटरी है। अब हर एक जो भी वेबसाइट डीलर की भी जिम्मेदारी, क्योंकि जो इंस्पेक्शन का काम है शायद एग्रीकल्चर के साथ पड़े, तो आपको नहीं लगता? एग्रीकल्चर तो करता है, हार्टिकल्चर भी करता है, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो फार्मर को करना है, मैं वो बात करता हूँ जो फार्मर को करना है, और वही इसका सोल्यूशन है। बिल्कुल सर। और फार्मर जब तक नहीं ये सोल्यूशन अपने हाथ में करना, तो कुछ है नहीं उसको। जो दवाई खरीदो तो उसके लिए टेस्ट रिजल्ट ले लो, साथ अपने साथ ले लो, उसके बगैर मत ले लो दवाई, और वही दवाई ले लो जो रिकमेंडेड है। बस ये 2 चीज़ें अगर फार्मर करेगा तो ये 99% खुद ही मसला हल हो जाएगा। तो डायरेक्टर होने के अलावा आपको ये भी कहा जाता है कि ज़हूर साहब एक एक्सपर्ट, इनको ज़्यादा नॉलेज है हार्टिकल्चर की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी गलतियाँ जो हमारे फार्मर जो है लगातार दोहरा रहे हैं? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप एक्सपर्ट है, तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं, या कौन सी जो गलतियाँ हैं जो बार बार हमारी फार्मर कम्युनिटी दोहरा रही है?
फार्मर कम्युनिटी ज़्यादातर हमने देखा कि वो मशवरा करते हैं, जो डीलर्स होते हैं ना, दवा बेचने वाले से ही पूछते हैं कि हम क्या खरीदेंगे, क्योंकि उनका एक ट्रेड होता है आपस में। उनको मान लीजिए उनको एक अभी जिसे कहते हैं उधारी लेना पड़ता है, पहले दवाई, बाद में उसको पैसा देते हैं, तो वह वही दवाई देता है जो उसके पास होती है, या वो दवाई देता है जो उसको चलती नहीं है, उसको पता है जो रिकमेंडेड है वो कोई भी लेगा और नकद पैसे लेगा, तो उस उधार वाले को वही दवाई देता है जो उसमें जो रिकमेंडेड नहीं होता है, जो उस कंपनी का होता है, जिसे सीडो कंपनी भी कह सकते हैं, या अभी वो उतनी रिकग्नाइज्ड नहीं है, उस हिसाब से देता है, या उसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा है। जो बड़ी कंपनियां हैं, रिकमेंडेड है, उसमें उनको प्रॉफिट कम मिलता है। फिर डोजेज भी वो अपने हिसाब से देता है। सस्ती दवाई हो तो डोजेज बढ़ाता है, महंगी दवाई हो कहते हैं डोजेज कम है ताकि दवाई निकले। उसका अपना ही फंडा होता है वो कारोबार करने का, तो वो कारोबार के हिसाब से बेचता है, वो टेक्निकल के हिसाब से दवाई नहीं बेचता है। तो बेहतर ये है कि वो सिंपल तरीका ये है कि वो किताब जो जिसे हम कहते हैं स्प्रे शेड्यूल अपनी जेब में रखे और उसी को फॉलो करे। उसमें 4-5 दवाएं 6 दवाएं लिखी होती हैं हर स्प्रे शेड्यूल में, मतलब हर सीज़न का। तो 6 में जो भी अवेलेबल है वही एक लाए, तो दुकानदार से ना पूछे, अगर नहीं मिलते तो दूसरे से लाए। तो ये जो ये सिस्टम है, कॉक्स जिसे कहते हैं ना, नकली डॉक्टर जो मार्केट में बैठे हैं अपने के लिए, या फेसबुक पर आते हैं या व्हाट्सएप पर ग्रुप्स पर आते हैं, या कोई डॉक्टर्स नहीं होते, तो उनको एक्सपर्ट्स, अभी तो इल्म का ज़माना है, केवी के हर जगह है, यूनिवर्सिटी भी हर जगह है, और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी लोग हर जगह बैठे हैं, तो उनसे मशवरा करके ही वो दवाई छिड़के। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर ज़हूर अहमद भट्ट साहब। इन्होंने कहा कि अभी जो स्टेज चल रहा है सेंसिटिव स्टेट है फ्लावरिंग स्टेट का, तो इसमें बेहतर ये है कि आप ये जो नेचुरल मेथड से ज़्यादा उन्हीं पे ध्यान दें, जिसमें आप ये बीज को यहाँ पे वो पाल सकते हैं, या बाकी जो वैरायटीज़ आप ज़्यादा लगा सकते हैं, तो इसमें फ्लावरिंग स्टेट का ये मजबूत होना ज़्यादा पॉसिबल है। मैं हूँ सजाद, कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए श्रीनगर से।